गुड मॉर्निंग क्लास। पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे फिजिक्स ऑफ आर्क वेल्डिंग के बारे में। उस पर कुछ टॉपिक और कवर करेंगे, बचा हुआ टॉपिक। उसमें बात किए थे हम लोग इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स ऑफ वेल्डिंग आर्क। उसके बाद थर्मोआयनिक इमिशन क्या होता है, इसके ऊपर कुछ डिस्कस किए थे। थर्मोआयनिक इमिशन बेसिकली जो आपका इलेक्ट्रोड मटेरियल है उसमें से इलेक्ट्रॉन इमिट करने के दो मेथड्स हो सकते हैं, या दो के अलावा और भी मेथड्स हो सकते हैं। एक तो थर्मोआयनिक इमिशन हो गया, एक फील्ड इमिशन हो गया। थर्मोआयनिक इमिशन क्या है? जैसे कि थर्मोआयनिक इमिशन में हम लोग उसको हीट अप करते हैं, इलेक्ट्रोड को हीट करते हैं, जिससे कि उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होता है और kinetic energy of that electron is utilized in for welding purpose। ठीक है, ये चीज होता है। अब होता कैसे है? टेम्परेचर बढ़ने के साथ जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रोड से बाहर निकलते हैं और इतना टेम्परेचर हम लोग उसमें प्रोवाइड करते हैं कि जितना पे बेस आपका जो बेस मटेरियल है या जो इलेक्ट्रोड है वो पिघलना शुरू कर दे। तो इसीलिए हम लोग नॉर्मली रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स का इस्तेमाल करते हैं, टंगस्टन या कार्बन के कंपोनेंट्स, जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई हो। ठीक है। सेकेंड पॉइंट था फील्ड डिविजन। फील्ड डिविजन में क्या होता था? एक हाई पोटेंशियल डिफरेंस का एक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। उस फील्ड प्रोड्यूस करने से हमें क्या मिलता है? फ्री इलेक्ट्रॉन आपका पुल होके बाहर निकलता है। सेकेंडरी इमिशन के ऊपर बात हुई थी, ठीक है, कि वो इलेक्ट्रॉन जो हाई वेलोसिटी से आ रहा है वो कैथोड से एनोड की तरफ वो जाके स्ट्राइक करता है गैसियस मॉलिक्यूल्स से, और उस कोलिजन से जो गैसियस मॉलिक्यूल है वो डिकम्पोज होके एटम और चार्ज पार्टिकल में बदल जाते हैं और एक मीडियम मिल जाता है इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने का। नेक्स्ट है प्लाज्मा। प्लाज्मा बेसिकली क्या है? प्लाज्मा आपका मोल्टन फॉर्म ऑफ मोल्टन फॉर्म नहीं कहेंगे हम इसको, इस तरीके से कह सकते हैं कि आयन और पॉजिटिव और निगेटिव आयन को कॉम्बिनेशन के फॉर्म में इसको बोल सकते हैं। ठीक है, प्लाज्मा। ठीक है, आयन फॉर्म ऑफ गैस, इसके लिए सही वर्ड जो इस्तेमाल किया जाता है वो कहा जाता है आयन फॉर्म ऑफ अ गैस इज नोन एज प्लाज्मा। ठीक है, कैथोड ड्रॉप रीजन, एनोड ड्रॉप रीजन, इसके ऊपर भी बात किए थे हम लोग। क्या कहा गया था? कहा गया था कि भाई जो ये पॉइंट है इस पॉइंट को बोलते हैं कैथोड स्पॉट। यहां से इलेक्ट्रॉन आपका इमिट हो रहा है। ये जोन जो है ये जोन कहला रहा है कैथोड ड्रॉप जोन। यहाँ पे वोल्टेज जो ड्रॉप हो रहा है वो ज्यादा हो रहा है, वो कूलिंग की वजह से ऐसा हो रहा है। ये जो जोन, आप एक सेकंड, ये जो जोन है ये आपका प्लाज्मा वाला पोर्शन है। ये प्लाज्मा है। प्लाज्मा बेसिकली क्या है? चार्ज पार्टिकल्स है। तो इस तरीके से इसको नाम दिया गया। ठीक है। हाँ, फिर क्या हुआ? ये पॉइंट जो है बेसिकली एनोड स्पॉट कहलाता है। एनोड स्पॉट क्या है? जहां पे इलेक्ट्रॉन आके मर्ज हो रहे हैं उसको एनोड स्पॉट बेसिकली कहा जा रहा है। लेकिन वैसी कोई चीज पाई नहीं जाती है कि मतलब एक पॉइंट पे आके मर्ज करे। एनोड ड्रॉप रीजन क्या है? बेसिकली एनोड ड्रॉप रीजन आपका ये वाला रीजन एनोड ड्रॉप रीजन है। तो एनोड ड्रॉप रीजन क्या है? बेसिकली एनोड ड्रॉप रीजन वह रीजन है जहां पे पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। पोटेंशियल ड्रॉप आपको यहाँ पे ज्यादा मिल रहा है। तो पोटेंशियल ड्रॉप दो जगह पे ज्यादा मिल रहा है आपको, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा मिल रहा है और इस पोर्शन पे भी पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा मिल रहा है। और इन दोनों के पीछे जो रीजन है
वो सेम रीजन है कि ड्यू टू कूलिंग इफेक्ट ऑफ एनोड और ड्यू टू कूलिंग इफेक्ट ऑफ कैथोड। ठीक है, देखिए ड्यू टू कूलिंग इफेक्ट ऑफ एनोड के कारण एनोड ड्रॉप और ड्यू टू कूलिंग इफेक्ट ऑफ कैथोड के कारण कैथोड ड्रॉप रीजन कहलाएगा। ठीक है, ये जी आर्क इनिशिएशन पे बात करना था कि भाई आर्क इनिशिएशन मतलब आर्क इनिशिएट कैसे हो रहा है। आर्क इनिशिएट कैसे हो रहा है मतलब जब आप वेल्डिंग करने जाते हैं तो आर्क अपने आप कैसे इनिशिएट हो जा रहा है, उसके पीछे क्या कारण है और उसको कैसे इनिशिएट करेंगे शुरुआत में, सवाल ये। तो आर्क इनिशिएशन के दो तरीके हो सकते हैं। पहला तो है टच स्टार्ट, पहला तो आपका टच स्टार्ट। तो टच स्टार्ट में क्या होता है, टच स्टार्ट में जो वर्कपीस आपका है उससे कांटेक्ट में आपको इलेक्ट्रोड को लाना होता है। जब कांटेक्ट में लाएंगे तो शॉर्ट सर्किट होगा। उस शॉर्ट सर्किटिंग की वजह से, उस शॉर्ट सर्किटिंग यहाँ देखिए, उस शॉर्ट सर्किटिंग की वजह से आपका हैवी करंट फ्लो हो जाएगा, जिसकी वजह से पार्शियली हीटिंग, मेल्टिंग और स्लाइट इवेपोरेशन ऑफ मेटल्स आपको वहां देखने को मिलेगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि इलेक्ट्रोड का टिप भी आपका कुछ ना कुछ पिघलेगा, मेल्टिंग होगा। ठीक है, और ये बहुत कम समय के लिए होगा। फिर उसके बाद हम इसको इलेक्ट्रोड को वहां से हटा देते हैं। ठीक है, ये देख रहे हैं हम इस फिगर में, एक सेकंड, हाँ, ये आपका पावर सोर्स है, पावर सप्लाई है, और ये आपका इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड है, ये वर्कपीस है, बेस प्लेट। तो पहले आपने कांटेक्ट किया, जैसे ही आपने कांटेक्ट बनाया तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुआ। क्या हुआ, शॉर्ट सर्किट हुआ। अब जब शॉर्ट सर्किट हुआ तो हाई करंट यहाँ से फ्लो होने लगा। ठीक है, जब हाई करंट फ्लो होने लगा तो आप फिर देखेंगे उससे क्या हो रहा है। कुछ देर बाद आप इलेक्ट्रोड को ऊपर उठा लेते हैं। अब इलेक्ट्रोड को ऊपर क्यों उठाते हैं, क्योंकि अगर चिपकाए रखे हैं, अगर उसको पकड़ के ऐसे मूव कराएं तो क्या होगा, स्टिकिंग होगा, मतलब ये प्रॉब्लम अगर करेगा, चिपकने लगेगा इलेक्ट्रोड वर्कपीस के साथ। तो इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए, इस प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रोड को बेस प्लेट से थोड़ा गैप बना लेते हैं। इससे क्या होता है कि भाई जो आपका शॉर्ट सर्किट हुआ उसकी वजह से जो आर्क इनिशिएट हुआ, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि आसपास की गैसेस जो हैं, एटमॉस्फेरिक गैसेस जो हैं वो आयनाइज हो गई, करंट फ्लो स्टार्ट हो गया। ठीक है, देखिए मेटल वेपर्स, आयनाइज्ड गैसेस और चार्ज पार्टिकल्स यहाँ पे हैं। अब बेसिकली हो क्या रहा है कि वेल्डिंग यहाँ पे शुरू हो जा रही है। एक बार आपने क्या किया, टच स्टार्ट में क्या किया कि सर्किट क्लोज कर दिया आपने, फिर क्या किया, उसमें इमिशन शुरू हो गया। उसके बाद इलेक्ट्रोड को वर्कपीस से आपने कुछ गैप मेंटेन किया, उसकी वजह से गैसेस आपकी आयनाइज्ड हो गए, मेटल वेपर्स बनने लगे, चार्ज पार्टिकल्स का मूवमेंट होने लगा। ये तो हुआ टच स्टार्ट में। दूसरा है फील्ड स्टार्ट। इसमें क्या होता है, इसमें हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इमिशन का सहारा लेते हैं, हाई स्ट्रेंथ का इलेक्ट्रिक फील्ड एक प्रोवाइड करते हैं। और ये नॉर्मली
मैकेनाइज्ड, या ऐसे कह सकते हैं कि ऑटोमेटिक वेल्डिंग के केस में इसका यूज हम लोग ज़्यादा करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम वर्कपीस के डायरेक्ट कांटेक्ट में इलेक्ट्रोड को नहीं लाते कभी भी, लेकिन क्या करते हैं, इस पावर सोर्स का इस्तेमाल करके हम हाई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं। इस इलेक्ट्रोड और इस वर्कपीस के बीच में हाई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं। इस हाई पोटेंशियल डिफरेंस के कारण आपका बेस प्लेट के ऊपर इलेक्ट्रॉन इमिट होने लगता है, इलेक्ट्रॉन्स की इमिटिंग होने लगती है, जिससे कि वेल्डिंग आपका स्टार्ट हो जाता है। अब इसी टाइप का आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग। उसमें भी आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को बम्बार्ड कराते हैं वर्कपीस के ऊपर, कांटेक्ट नहीं कराते हैं, उसमें भी डिस्टेंस आप मेंटेन करते हैं, और इस तरीके से वेल्डिंग आप होती। लो आयनाइजेशन पोटेंशियल एलिमेंट्स, लो आयनाइजेशन पोटेंशियल एलिमेंट के ऊपर हम लोग बात करेंगे। लो आयनाइजेशन पोटेंशियल एलिमेंट्स में बेसिकली क्या हो रहा है कि हम जो हमारा इलेक्ट्रोड है उसके ऊपर हम लोग फ्लक्स की कोटिंग रहेगी। इस फ्लक्स की कोटिंग के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, कुछ एलिमेंट्स का यूटिलाइजेशन करेंगे, कुछ एलिमेंट्स का इस्तेमाल करेंगे। वो एलिमेंट्स आपके पोटेशियम हो गए, कैल्शियम हो गए, सोडियम हो गए, उनको फ्लक्स के साथ वहीं मिला देंगे, और ये एलिमेंट्स जो होते हैं ये फ्री इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के लिए बेहतर होते हैं। ये इनके अंदर अच्छी कंडक्टिविटी होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अच्छी होती है, जिस कारण से अगर कम पोटेंशियल ड्रॉप भी है, अगर पोटेंशियल ड्रॉप जो है उसकी वैल्यू कम भी है, तब भी हमारा वेल्डिंग स्टार्ट हो जाता है, और ज़्यादा मोर अमाउंट ऑफ आयन पार्टिकल्स आपको वहाँ पे प्लाज्मा जोन में आपको देखने को मिलते हैं। तो फिगर से देखते हैं। एक सेकंड, ठीक है, ये चीज है। हाँ, तो इसमें क्या कहते हैं, इसमें ये कहा गया कि भाई ये वाला जो पिक्चर दिखाया गया है, इसमें दिखाया गया है कि कोटिंग नहीं है इलेक्ट्रोड के ऊपर, पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम की कोटिंग नहीं है। मतलब जो लो आयनाइजेशन पोटेंशियल एलिमेंट्स की कोटिंग नहीं है। फ्लक्स की कोटिंग तो है, ठीक है, बट लो आयनाइजेशन पोटेंशियल वाले एलिमेंट्स की कोटिंग नहीं है। तो अगर लो आयनाइजेशन पोटेंशियल वाले एलिमेंट्स की कोटिंग नहीं है, सफोकेशन होगा। लो आयनाइजेशन पोटेंशियल एलिमेंट्स की कोटिंग अगर नहीं है तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, आपको देखने को मिल रहा है कि जो चार्ज पार्टिकल्स जो यहाँ पे आप इस्तेमाल कर रहे हैं, देख रहे हैं चार्ज पार्टिकल जिसको प्लाज्मा बोला जा रहा है, इसकी डेंसिटी कम है। कब? जब आप लो आयनाइजेशन पोटेंशियल वाले एलिमेंट्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तब। लेकिन अगर आपने लो आयनाइजेशन पोटेंशियल वाले एलिमेंट्स को शामिल कर लिया, जैसे सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम एलिमेंट्स को आपने शामिल कर लिया,
तब आप इस फिगर में देखिए सेकंड वाले फिगर में देखिए, आपने क्या किया, कोटिंग विथ लो आयनाइजेशन पोटेंशियल एलिमेंट्स। उसके बाद आपने क्या देखा, आपने देखा कि यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल, जो प्लाज्मा के अंदर जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, इनकी डेंसिटी हाई हो जाती है। तो इसका मतलब अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम है तब भी चार्ज पार्टिकल्स की डेंसिटी आपको ज़्यादा तब मिलेगी जब उसके ऊपर लो आयनाइजेशन पोटेंशियल एलिमेंट्स की कोटिंग की रहेगी। तो फिर आर्क कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बात हो रही थी। आर्क कैरेक्टरिस्टिक्स में बेसिकली क्या हो रहा है, welding arc characteristics shows variation in the arc voltage with welding current। इसमें क्या दिखाया गया कि भाई आर्क वोल्टेज और वेल्डिंग करंट में वेरिएशन शो किया गया। ठीक है, आर्क वोल्टेज और वेल्डिंग करंट में यहाँ वेरिएशन शो किया गया। और उस वेरिएशन में आपको क्या देखने को मिला, तीन तरीके के रीजन देखने को मिले, 3 रीजन। कौन कौन से, ड्रूपिंग, फ्लैट और राइजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। वेल्डिंग करंट के रिस्पेक्ट में वोल्टेज का वेरिएशन ही आर्क कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाएगा। और इसमें 3 तरीके के रीजन्स को दिखाया गया है, ड्रूपिंग, फ्लैट और राइजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें देखिए, ये ड्रूप कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये फ्लैट कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये राइजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, जब आर्क करंट आपका बढ़ रहा है तो वोल्टेज पे क्या फर्क पड़ रहा है, ये आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, वेल्डिंग आर्क कैरेक्टरिस्टिक कर्व बोला जाएगा इसको। टेम्परेचर ऑफ द आर्क, in addition to the arc voltage and current parameters, thermal properties of shielding gases present in arc zone predominantly affect the temperature and its distribution in the arc region। ठीक है, तो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ शील्डिंग गैस जो उसके अंदर प्रेजेंट रहता है वह भी इफेक्ट करता है। ठीक है, कहीं ना कहीं पूरे वेल्डिंग प्रोसेस को वह भी इफेक्ट करता है। ठीक है, जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे आप ये पाएंगे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर निकलेंगे। ठीक है, आपको ये चीज देखने को मिलेगी। इलेक्ट्रोड बनाया गया है, ये आपका वर्कपीस है, ये मिडल वाला पोर्शन हॉटेस्ट पोर्शन है, इसका टेम्परेचर 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसके बाहर जब आप जाएंगे तो टेम्परेचर 14,000 डिग्री सेंटीग्रेड, उससे बाहर जब आप जाएंगे तो 10,000 डिग्री सेंटीग्रेड, उससे बाहर जाएंगे तो 7,000, फिर 4,000। इस तरीके से इसका मतलब ये जो सेंटर लाइन है आग का, वहां टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा। और जैसे जैसे आप आउटर साइड में जाएंगे वहां टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन जो देखने को मिलेगा वो ऐसे देखने को मिलेगा, वहां टेम्परेचर की वैल्यू कम होगी। ठीक है, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोड पोलरिटी, पोलरिटी का भी इफेक्ट पड़ेगा। अब जो आप पावर सप्लाई इस्तेमाल करते हैं, उस पावर सप्लाई, उस पावर सप्लाई में क्या होता है, जो आपका इलेक्ट्रोड है वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रोड को क्या करता है, वो पोलराइज करता है। पोलराइज करने के बाद क्या होता है, जो इलेक्ट्रोड है वो
को डीसी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एसी पावर सप्लाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डीसी पावर सप्लाई जब आप इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आप पोलैरिटी अपने सहूलियत के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। वर्कपीस को पॉजिटिव बना सकते हैं, कभी वर्कपीस को निगेटिव बना सकते हैं, इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव बना सकते हैं, इलेक्ट्रोड को भी निगेटिव बना सकते हैं। ऐसा आप कर सकते हैं डीसी पावर सप्लाई अपने हिसाब से। बट इन एसी वेल्डिंग half of the cycle is straight polarity and half of the cycle is in reverse polarity। अब फिर बात आता है स्ट्रेट पोलरिटी क्या होता है। स्ट्रेट पोलरिटी का दूसरा नाम है डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड निगेटिव। इसका मतलब जब इलेक्ट्रोड निगेटिव टर्मिनल पर होगा और वर्कपीस पॉजिटिव टर्मिनल पर होगा तो उसको बोला जाएगा डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड निगेटिव। इसी का रिवर्स, जब इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होगा, जब इलेक्ट्रोड पर टर्मिनल पॉजिटिव होगा और वर्कपीस निगेटिव होगा तो बोला जाएगा डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव, या इसी को हम बोलेंगे रिवर्स पोलरिटी। ठीक है, इसी को बोलेंगे रिवर्स पोलरिटी, है ना। पोलरिटी इन केस ऑफ एसी वेल्डिंग डजंट रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, हाफ ऑफ द साइकिल स्ट्रेट रहता है और नेक्स्ट हाफ ऑफ द साइकिल रिवर्स रहता है। ये पाया गया है कि एनोड पर ज्यादा हीट जनरेट होता है, और ज्यादा कितना 2/3 ऑफ टोटल हीट of the total heat which is generated in DC welding, DC arc welding, about 2/3 of the heat is generated at the anode and 1/3 of the at the cathode। तो आप क्या चाहेंगे, आप ये चाहेंगे कि अगर आप ये चाहेंगे कि आपका इलेक्ट्रोड पिघले और वो डिपॉजिट हो जाए तो आप इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव टर्मिनल पर रखेंगे, आप इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव टर्मिनल पे रखेंगे। अगर आप ये चाहेंगे कि इलेक्ट्रोड हमारा ज़्यादा मेल्ट करे तो, जैसे कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड के केस में। लेकिन नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड के केस में हम चाहेंगे कि हमारा इलेक्ट्रोड निगेटिव हो ताकि वो पिघले तो, लेकिन ज़्यादा ना पिघले। The differential heat generation at the anode and cathode is due to the fact that impact of high velocity electrons with anode generates more heat than that of ions with cathode, as electron possess higher kinetic energy than the ions। अब जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होगी वो ज्यादा होती है तो वो तेजी से स्ट्राइक करेगा वर्कपीस पर, और जब वह तेजी से स्ट्राइक करेगा वर्कपीस पर तो हीट जो है वो ज्यादा जनरेट होगी वर्कपीस पर। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि किसके ऊपर हमको स्ट्राइकिंग कराना है, कहाँ से हीट जनरेट ज़्यादा करवाना है, उसके लिए हम चाहते हैं कि उसी के ऊपर स्ट्राइक करे इलेक्ट्रॉन।
तो इलेक्ट्रॉन किस पे स्ट्राइक करेगा? जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा उस पे स्ट्राइक करेगा। ठीक है, तो ये इसके पीछे ये कारण है कि हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन जो है वो एनोड के ऊपर स्ट्राइक करता है, जिसके कारण से हीट एनोड के ऊपर ज्यादा जनरेट होती है। Ion being heavier than electrons does not get accelerated much so that it move at low velocity in arc region। आयन को एक आगे की बिहेवियर होता है, उसमें उतना एक्सीलरेशन नहीं मिल पाता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है और वह हाई वेलोसिटी से जाके स्ट्राइक करता है पॉजिटिव टर्मिनल पर, जिससे कि पॉजिटिव टर्मिनल पे हीट हमारी ज़्यादा जनरेट होती है। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए, इसका क्या कॉन्सिक्वेंस हो, क्या इफेक्ट इसका पड़ेगा? इसका इफेक्ट ये पड़ेगा कि हम जहाँ चाहेंगे कि हीट जनरेट हो ज़्यादा, अगर हमें चाहिए कि भाई हीट हमें इस पर्टिकुलर रीजन में ज़्यादा जनरेट हो, तो उस पर्टिकुलर रीजन में हम क्या करेंगे? उस पर्टिकुलर रीजन में हम हीट ज़्यादा जनरेट कराने के लिए उसको हम पॉजिटिव टर्मिनल बनाएंगे। इससे क्या होगा? इससे निगेटिव टर्मिनल से आपका इलेक्ट्रॉन आएगा और हाई वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा पॉजिटिव टर्मिनल पर, और पॉजिटिव टर्मिनल पर हीट ज़्यादा जनरेट हो जाएगी। जैसे अगर हमको चाहिए कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड कंज्यूम हो रहा है, तो हम उस पर ज़्यादा हीट जनरेट कराना चाहेंगे उस इलेक्ट्रोड पर जो कंज्यूमेबल होगा उस इलेक्ट्रोड पर। तो अगर वह इलेक्ट्रोड जो कि कंज्यूमेबल है उस पर हमको हीट जनरेट कराना है ज़्यादा, तो हम उसको पॉजिटिव टर्मिनल बनाएंगे। ठीक है, therefore direct current electrode negative polarity is commonly used with non-consumable electrode welding processes so that to reduce the thermal degradation of the electrodes। वहां पे क्या होगा? टेम्परेचर की वजह से कम नुकसान होगा, कम पिघलेगा, इसीलिए हम लोग नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड को हम निगेटिव टर्मिनल पर हमेशा बनाते हैं। मोreover direct current electrode positive polarity facilitates higher melting rate, deposition rate in case of consumable electrode welding, in case of consumable electrode welding process such as submerged arc welding and MIG etc. Comparison of AC and DC welding power source। अब पैरामीटर्स देख लेते हैं हम। जैसे एक वेल्डिंग बताया गया आपका AC वेल्डिंग और दूसरा आपका DC वेल्डिंग। आग की स्टेबिलिटी पुअर होगी AC में, गुड होगी DC में। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट यूनिफॉर्म होगा AC में। क्यों? क्योंकि हाफ ऑफ द साइकिल स्ट्रेट रहेगा, हाफ ऑफ द साइकिल रिवर्स हो जाएगा, इसलिए ऐसा होगा। आर्क ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि यहाँ पे साइकिल चेंज नहीं हो रहा है। आर्क स्टेबिलिटी इसलिए DC का गुड होगा। एफिशिएंसी हाई होगी AC वेल्डिंग की। पावर फैक्टर लो होगा AC वेल्डिंग का। क्लीनिंग एक्शन गुड होगा।
मेंटेनेंस लेस होगा एसी वेल्डिंग का, कॉस्ट लेस होगा एसी वेल्डिंग का। ठीक है। आर्क एफिशिएंसी, arc welding basically involves melting of paying surfaces of the base metal using heat generated by arc under a given set of welding conditions, that is welding current and arc voltage. However, only a part of a heat generated by the arc is used for melting purpose to produce weld joint and remaining is lost. इसका मतलब मैक्सिमम पार्ट आपका लॉस्ट हो जाता है और उसका कुछ ही पार्ट वेल्डिंग में इस्तेमाल किया जाता है, जो हीट इन्वॉल्व होता है, जो हीट जनरेट होता है उसका, उसी के हिसाब से एफिशिएंसी आपकी निकलेगी। और वो जो लॉस होता है वो किस तरीके से, कंडक्शन टू द बेस मेटल बाय कन्वेक्शन एंड रेडिएशन टू सराउंडिंग, इस तरीके से होता है। The heat generation on the workpiece side depends on the polarity in case of DC welding। ठीक है। While it is equally distributed in workpiece and electrode side in case of AC welding। क्यों? वही रीजन, half of the cycle straight polarity, half of the cycle reverse polarity। In case of direct current, electrode negative, high heat generation at workpiece facilitates melting of base metal to develop a weld joint of thick plate। जैसे इस फिगर में दिखाया गया, क्या दिखाया गया कि भाई मान लिया 100% हीट है ना, तो इस 100% का 55% वर्क पीस पे जा रहा है, जिसमें से 45% वर्क पीस यूटिलाइज कर रहा है, 10% ये निकल जा रहा है इधर से, तो कॉन्टैक्ट सरफेस हो गया है। ठीक है। अब 55% में से 30% वापस इलेक्ट्रोड के अंदर चला जा रहा है और बाकी जो बचा 55 और 15% आपका एटमॉस्फेयर में चला जा रहा है। तो आप ये देख रहे हैं कि 45% ही हीट का यूटिलाइजेशन हम लोग कर पा रहे हैं फॉर वेल्डिंग, रेस्ट 55% कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के थ्रू चला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आर्क ब्लो। आर्क ब्लो is basically the deflection of welding arc from its intended path, that is axis of electrode। अब जो इलेक्ट्रोड का एक्सिस है उससे कितना डेविएट हो रहा है आर्क, उसी के हिसाब से उसी को हम आर्क ब्लो कहेंगे। जो डिफ्लेक्शन होगा उसी को हम आर्क ब्लो कहेंगे। ठीक है। अब वो दो तरीके से हो सकता है। Deflection of arc during the welding reduces the control over the handling of molten metal by making it difficult to apply the molten metal at right place। अब जहां आपको टच कराना है, जहां पे आप पिघलाना चाह रहे हो, आप पिघला नहीं पाएंगे क्योंकि वो डिफ्लेक्ट कर रहा है आर्क, तो ये समस्या है। A sever arc blow increases the spattering। स्पैटर क्या होता है? वो जो स्प्रिंकल होकर वेल्डेड पार्ट में कहीं छिटक के पड़ जाता है, वो स्पैटर है। which in turns decrease in deposition efficiency of the welding process according to the direction of deflection of arc with respect to the welding direction। The arc blow may be termed as a forward or backward arc blow। दो तरीके से कहेंगे, फॉरवर्ड या बैकवर्ड आर्क ब्लो। Deflection of arc ahead of the weld pool in the direction
of welding is called forward. Is called forward. ये वाला आपका फॉरवर्ड है, जो ये वाला दिखाया गया वो फॉरवर्ड दिखाया गया, आगे हुआ, डिफ्लेक्ट हुआ, और ये बैकवर्ड कहलाएगा, पीछे हुआ, ठीक है। और यहाँ कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, ठीक है, यहाँ पे नो डिफ्लेक्शन, सेम, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। तो ठीक है, डिफ्लेक्शन ऑफ आर्क ahead of the weld pool in the direction of welding is called forward arc blow, and that of reverse direction is called backward arc blow. ये कहला रहा है यहाँ पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, यहाँ पे ये फॉरवर्ड कहलाएगा। क्यों? क्योंकि जो लाइन है वो ये है, लाइन है और ये है। देखिए स्ट्रेट ये है, एक सेकंड, हाँ, मान लिया स्ट्रेट ये है। अब स्ट्रेट से जो ये डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो ये इसके फॉरवर्ड आ रहा है, इसलिए इसको फॉरवर्ड बोला गया। अब ये स्ट्रेट से इसके पीछे, इसलिए इसको बैकवर्ड बोला गया, ठीक है। और ये उसी लाइन पर है, इसी लाइन पे है, इसलिए इसमें कोई आर्क ब्लो नहीं है, ठीक है। आर्क ब्लो बेसिकली है क्या? डिफ्लेक्शन ऑफ वेल्डिंग आर्क फ्रॉम इट्स इंटेंडेड पाथ, या इलेक्ट्रोड का जो एक्सिस है उससे जो डिफ्लेक्शन होगा वही आर्क ब्लो कहलाएगा। कॉज ऑफ आर्क ब्लो, arc blow is mainly encountered during DC arc welding due to interaction between different electromagnetic field and around the welding arc. क्यों हो रहा है? Due to interaction between different electromagnetic fields, इसलिए arc blow हो रहा है। Incidences of the interaction between electromagnetic fields mainly occurs in the area where these fields are localized. There are two common situations of interaction between electromagnetic fields that can be led for an arc blow. Number first, interaction between electromagnetic fields due to flow of current through the arc gap and due to the flow of current through plates being welded. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो दिक्कत हो, जो इंटरेक्शन होता है, उसकी वजह से आर्क ब्लो अकर कर रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड अराउंड द आर्क इन आर्क गैप। कॉजेज ऑफ आर्क ब्लो, interaction between electromagnetic field due to the flow of current through the arc gap, and that utilizes that while welding near the edges of the plate. Metal transfer. Metal transfer refers to the transfer of molten metal from the tip of the consumable electrode to the weld pool. Shielding gas. The composition of electrode, diameter and extension of electrodes are some of the arc welding related parameters which affect the mode of metal transfer for a given power setting, namely welding, current and voltage. 4 common mode of metal transfer observed in the case of consumable arc welding process: short circuit transfer, globular transfer, spray transfer, dip transfer. मेटल ट्रांसफर के बारे में हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे, और आज के लिए इतना ही। बाकी टॉपिक हम लोग नेक्स्ट टर्न पे कवर करेंगे। तो ठीक है, ओके, थैंक यू।